हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूं बिहार दरोगा एसआई मुख्य परीक्षा के प्रश्न को लेकर के। ये ओरिजिनल प्रश्न है, हूबहू प्रश्न है जो आपके पिछले 25 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और इसके सही उत्तर को भी जानेंगे। इसके साथ ही मैं कट ऑफ पर भी चर्चा करूँगा कि इस बार मुख्य परीक्षा का कट ऑफ क्या रहने वाला है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत लोगों का कमेंट था कि सर आपका कट ऑफ सही नहीं होता है, तो पिछले बार का भी मैं बता दूं कि कट ऑफ अभी भी है, वह भी दे सकते हैं। इस बार के प्री का भी कट ऑफ आप लोग ने देखा ही होगा, नहीं देखा तभी भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मुख्य परीक्षा का भी जो कट ऑफ मैं गेस करूंगा वो एक्यूरेट जाएगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं और फिर कट ऑफ पर भी चर्चा कर लेंगे। तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि आप लोग क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि मिला लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक आध प्रश्न कहीं यदि किसी को सस्पिशन हो तो मैं लेट से जरूर आता हूं, लेकिन यह प्रयास मेरा रहता है कि एक्यूरेट आंसर दूं, इसमें कोई गलती ना रहे। फिर भी यदि रहेगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार होता है। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक करके। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, चरक किस वंश का जो है, चरक किस वंश से संबंधित थे? तो चरक के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि यह कुषाण वंश के जो कनिष्क जो थे उसके दरबार में विद्वान रहते थे, और बहुत सारे विद्वानों में से चरक भी थे जो एक विद्वान थे। और कुषाण के बारे में जानते होंगे आप लोग कि द्वितीय अशोक के रूप में जो है कुषाण को जाना जाता था। कनिष्क वंश का शासक था कुषाण, और 78 ईस्वी में इन्होंने एक नए संवत, शक संवत की भी स्थापना की थी। आइए, ज़्यादा डिटेल तो आप लोग जानते ही हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में, ये करंट से रिलेटेड सवाल है, कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो ये 22 लाख प्लस दिए थे। उसके बाद अगला प्रश्न, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया था? तो यहाँ पर बिहार मानवाधिकार आयोग की यदि बात करें तो 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग गठित किया गया था, यानी दूसरा यहाँ जो विकल्प है सही है। और यदि बात करें भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था। आइए चलते हैं अगला प्रश्न, 5वें प्रश्न पर। कहता है कि B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1930 में किया था, और 1935 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी, और लगे हाथों 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति के बारे में तो आप लोग जानते हैं, महाभियोग लगाकर, लेकिन यहाँ पर पूछा है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा। राज्यसभा यदि संकल्प पारित करता है और लोकसभा भी उस पर सहमति प्रदान कर देता है तो उसको क्या करता है कि हटा दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्कल दिवस, जैसा कि जानते हैं कि 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से, उस समय चूंकि वर्तमान का जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, सभी मिला करके बंगाल प्रांत कहलाता था। और 1936, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि उड़ीसा बंगाल से कटकर अलग हो गया। तो इसी दिन को, 1 अप्रैल को, उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। इसको उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए। 8वां प्रश्न है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस जो है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है, और करंट में तो जो लोग को पढ़ा हुआ आ गया तो वो आ गया, जो नहीं आया तो फिर नहीं आया। इसमें तो कुछ ज़्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं रहता है। तो आप लोग में मुख्य परीक्षा दे रहे थे, अभी से पहले क्या था कि मुख्य परीक्षा में करंट के क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता था, जो इस बार मिल गया है। तो उत्तर प्रदेश के यमुनानगर के टोपारा कला जो है, यहाँ पर 23 फीट ऊंची जो है एक अशोक चक्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? टोपारा
कला में। ये कहाँ पर है? तो यमुना नगर के नज़दीक में है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ताश के पत्ते में से लाल पत्ती के रानी के नहीं रहने की संभावना कितनी होती है? तो लाल पत्ती का मतलब यहाँ पर जब आप लोग ताश देखे होंगे तो उसमें जो ईंट बोलते हैं, ठिकरी भी बोलते हैं कुछ लोग, ये भी लाल होता है, और जो ये लालपान जिसको बोलते हैं इस प्रकार से, यह भी लाल होता है। तो दोनों मिला करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो होने की जो संभावना है वह 7/13 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है नहीं होने की संभावना। यदि नहीं यहाँ पर नहीं रहता तो ये उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर तो है कि नहीं होने की संभावना आपको बताना है। तो 7/13 यदि नहीं होने की संभावना है तो होने की संभावना कितना हो जाएगा? 6/13। तो यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? ज्वारनद मुख यानी एस्च्यूरी कौन सी नदी बनाती है? तो ज्वारनद मुख एस्च्यूरी जो है यह नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर जिसकी ढलान है, पहाड़ी क्षेत्रों से उतरती है, तीव्र वेग से उतरती है, तो अपने साथ अवसाद नहीं लाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तीव्र वेग होने के कारण क्या होता है? वहां पर एक गड्ढे का निर्माण करती है, उसी गड्ढे को ज्वारनद या एस्च्यूरी कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां क्या करती है? डेल्टा नहीं बना करके एस्च्यूरी बनाती है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो जैसा कि आप लोग को मुझे लग रहा है कि कंठस्थ याद होगा कि 1333 में आया था, रहला नामक पुस्तक लिखी थी, मोरक्को के निवासी थे, ये सारी बातें। तो 1333 जो होता है ना वो 14वीं सदी हो जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट हो जाता है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाता है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब होगा। आइए उसके बाद आगे क्या है कि 14 नंबर प्रश्न, सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। तो जितने भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन रहना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे H2SO4 बनाते हैं ना, तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्ल में पाया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था कि सभी अम्ल, जितने प्रकार के अम्ल हैं उसमें कौन सा है कि रहेगा ही रहेगा? तो आपके पास हाइड्रोजन है कि रहेगा ही रहेगा। विकल्प 4 यहाँ पर उत्तर सही है। प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ठोस गेंद का व्यास, मैथमेटिक्स भी पूछने पहले से भी पूछता था, इस बार भी पूछा गया, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहां से यदि क्या करेंगे, गेंद का व्यास दिया हुआ है तो व्यास से क्या करेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या हो जाएगा 2.1, और इस त्रिज्या के बाद गेंद का क्या कर लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। तो गेंद कैसा होगा? गोले की तरह होता है गेंद। तो गोले का सूत्र होता है 4/3 और πr/Q। इसकी सहायता से गोले का आयतन निकाल लेंगे। अब पूछा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका घनत्व गुना आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर मैंने आपको बोल दिया था बटे वाला, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुना आयतन। तो जो आपने 4/3 πr/Q की मदद से आयतन निकाला उसको गुना कर दीजिएगा घनत्व से, तो विकल्प बी के बराबर आपका उत्तर हो जाएगा 343.59, 343.39 उत्तर आएगा, 345.39। ये उत्तर है डी नंबर, 345.39 ये उत्तर आएगा आपका, ठीक है। आइए उसके बाद आपका कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो पूछा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, और भी आप लोग जानते हैं तरल संयोजी उत्तक संयोजी उत्तक नहीं है। तो रक्त जो है वह संयोजी उत्तक है, और अस्थि भी है, उपास्थि, हार्मोन। तो यहां पर 17 का सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन, रक्त नहीं। रक्त तरल संयोजी उत्तक है, उपास्थि भी संयोजी उत्तक है, अस्थि भी संयोजी उत्तक है। पूछा था उत्तक नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? हार्मोन संयोजी उत्तक नहीं है। उसके बाद 18 नंबर है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकलता है? तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में लोहा निर्माण के लिए जो अयस्क है हेमेटाइट वही निकलती है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया?
यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि एक मेरी पुस्तक है ट्रिकी जीएस के नाम से, सक्सेस मंत्र पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, और मैं आपको दिखाऊंगा इस एक प्रमाण भी कि उस पुस्तक से कितना प्रश्न आया है। यह अजूबा नहीं कि उस बुक से कितना प्रश्न आया, अजूबा यह है कि छोटी पुस्तक है, कम कीमत की पुस्तक है, और इतना ज़्यादा प्रश्न उस बुक से आया है मुख्य परीक्षा जैसे बड़े एग्जाम में कि बता नहीं सकता। तो मैं इस वीडियो के बाद कोशिश करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आया है और हमारे बुक में किस किस पेज में वो प्रश्न है, ये मैं आपको प्रमाणित दूंगा। कम से कम 30 प्लस प्रश्न ऐसे हैं जो आपके उतनी छोटी सी पुस्तक से आया है। तो आप लोग सक्सेस मंत्रा का ट्रिकी जीएस जरूर खरीद के रखें। छोटी पुस्तक है, कम कीमत की पुस्तक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। शुंग वंश को देख करके ही, क्योंकि उसमें एक ट्रिक है हसीन मसूका 7, यह दर्शाता है कि कौन कौन से वंश उस समय थे, ठीक है, उस काल में। तो शुंग वंश के बाद क्या था? कण्व। तो 19 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? ए, कण्व वंश। 19 का उत्तर क्या हो गया? ए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो कण्व वंश ने। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। शस्त्र मतलब हाथ में रख कर ही आप चलाते हैं, शस्त्र मतलब फेंक करके मारते हैं किसी को, ठीक है। तो फेंक करके मारने का यानी वायु से वायु में चलेगा, ठीक है। तो ये क्या उत्तर हो जाएगा? डी। तो 20 का हो जाएगा डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। अब यहाँ पर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन प्रश्न, इसको और मैं प्रश्न पर थोड़ी चर्चा करूं कि प्रश्न तो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत भारी इसको नहीं कहा जा सकता है। फिर भी एग्जाम हॉल के अंदर प्रश्न को हल करना एक अलग प्रेशर होता है। तो मैं कटअप पर चर्चा करूंगा आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं रहेगा। तो पिछले साल के कटअप को आप याद कीजिए, वहाँ से आपको 2-3 नंबर आगे रह करके सोचना पड़ेगा। ये हमारा एक अनुमान है, मैं एक्यूरेट बताऊंगा, लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए ही। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? जैसा आप लोग जानते हैं कि लखनऊ में आयोजित हुआ था। यह बहुत ही मायने में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से जो किसान के लिए समस्याएं थी, खास करके तिनकठिया प्रथा की, तो इस समस्याओं को राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात कर इस समस्या से अवगत कराया था और यहीं से बिहार आने का निमंत्रण दिया था। और गांधी जी ने अगले वर्ष 1917 में आकर के पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से चलाया था। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ है? इसका जो अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन 1916 की अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। कांग्रेस का पहला विभाजन, जिसे हम लोग सूरत फूट के नाम से जानते हैं, 1907 में हुआ था। यह क्वेश्चन भी अच्छा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करिए। तो क्रम जो है ना, सबसे उत्तर में आप लोग देख रहे हैं कि रोहतास सबसे पीछे और उत्तर में, तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ही यहाँ पर सही क्रम है। गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास। यदि आप बिहार को थोड़ा बहुत भी मैप देखते होंगे तो गंगा नदी के उत्तर का 2 जिला है और गंगा नदी के नीचे का दक्षिण का 2 जिला है, ठीक है। तो रोहतास एक क्रम से ही जो चारों जिला है एकदम, यहाँ पर रोहतास है, फिर या बक्सर है, फिर सिवान है और फिर गोपालगंज है। मैप किधर से भी रहे, लेकिन जिले आप जब देखेंगे मैप पर तो सीधे ऊपर से नीचे के क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। विषम चुने। विषम है, नाई है, दर्जी है, लोहार है और बढ़ई है। तो यहाँ पर दर्जी काटता है फिर सी देता है, लोहार पहले उस लोहे को काटता है फिर पीट उड़ कर जोड़ उड़ कर एक नया हथियार तैयार करता है। बढ़ई मिस्त्री लकड़ी को पहले काटता है फिर जोड़ उड़ कर एक नया चीज़ बनाता है। लेकिन नाई जिसको काटता है उसको हटा ही देता है, इसलिए विषम के तौर पर यहाँ पर नाई हो जाएगा। उसके बाद लकड़ी से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, गेहूं से आटा बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, यह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो भाईजान आप लोग जानिए कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निष्क्रिय नहीं होता है। बाकी मौलिक अधिकार से मिला हुआ जितने भी अनुच्छेद हैं, जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो उसमें आपका यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद भी निलंबित हो जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कोलकाता की सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता की सहयोगी बंदरगाह यदि बात करें तो आप लोगों को सभी बंदरगाह के बारे में मालूम होना चाहिए। विशाखापत्तनम या आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है पारादीप, आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा में है पारादीप। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है। और कोची कहाँ है? केरल में है। ठीक है, एर्नाकुलम जिला केरल में है, कोची आपका। तो कोलकाता के नज़दीक में, चूंकि पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, तो कोलकाता के नज़दीक में कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी, हल्दिया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, चूंकि यह बात चर्चा में है अभी। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आइए उसके बाद चलते हैं 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है और इसका आयोजन हुआ था कपुल्लुपादा विशाखापत्तनम में। ठीक है, कपुल्लुपादा विशाखापत्तनम में। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुंगा घाटी, ये लद्दाख में है। पुंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पुंगा घाटी जो है यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पुंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो अध्यक्ष पैनल के द्वारा जो है इसको सुगम बनाया जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्पादन में प्रथम है उड़ीसा, लेकिन भंडारण में प्रथम हो जाएगा आपका झारखंड। और 32 का हो गया आपका विकल्प सी, राष्ट्रपति। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है यह फ्रांसीसी लेखक रूसो हैं जिनके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। उसके बाद है, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि कोल्लम जो है ये केरल में है। तूतीकोरिन पीछे भी अभी हम लग रहा है कि आया था कि तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। कोची केरल आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद एर्नाकुलम जो है ये भी केरल में है। तो पूछा था कि पूर्वी तट, जैसा कि जानते हैं कि तमिलनाडु का तट पूर्वी तट हो जाता है और केरल का तट पश्चिमी तट हो जाता है। तो तूतीकोरिन जो है ये आपका पूर्वी तट हो जाएगा। कोरोमंडल तट भी हम लोग बोलते हैं, तूतीकोरिन। उसके बाद आइए चलता है 36 नंबर प्रश्न पर। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची में जो है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। तो यहाँ विकल्प में आपके पास संथाली है, तो ये हो गया आपका 92वां संविधान संशोधन। उसके बाद है योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आप लोगों को मालूम होगा कि 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करें तो सही सुमेलित कैसे हो जाएगा? तो भारत का संघ जो है, भारत का संघ प्रधानमंत्री हो जाएगा और राज्य राज्यपाल हो जाएगा। नगर निगम में सरपंच नहीं होगा। नगर निगम महापौर होगा और ग्राम पंचायत सरपंच। तो यदि आप देखते हैं तो 3 का डी और 4 का सी, मैं यही देख रहा था कि 3 का डी और 4 का सी, 4 में सी, 4 में सी। तो ऐसा विकल्प यदि आप ये जो है क्षेत्रीय स्तर पर भी जानकारी रखते होंगे तो विकल्प ए ही आपका सही होगा। ठीक है, अब आते हैं एपी की बात आती है 39 नंबर प्रश्न में। समांतर श्रेणी 23, 29, 35, 41 डैश 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 का 9वां पद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71। एपी का सूत्र यदि आप जानते हो बिठा दीजिए, आराम से निकल जाता है। ये बहुत भारी नहीं होता है, ये आसान ही होता है। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग जो है यह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है इसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 41, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय
दिल्ली का शासक। उसके बाद है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है। तो अध्यक्षात्मक सरकार की जो विशेषता है वह स्वतंत्र कार्यपालिका होती है। उसके बाद कह रहा है कि यदि पुलिस को ECI LOP, अब यदि इधर से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो POLICE लिखा हुआ है, तो मतलब इसको इधर से लिखा गया है और उसको इधर से, और इसको इधर से लिख दिया गया है। तो इसको इधर से लिखा हुआ है तो आप इधर से देख लीजिए कि कौन सा विकल्प होता है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर विकल्प डी जो है सही हो जाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। ये प्रश्न जो है रीजनिंग जो जानते होंगे, मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से बनाए होंगे। यहाँ पर बहुत आसान मुझे लग रहा है कि ये देखिए ऐसा है सेम टू सेम और अंदर में बढ़ा दिया गया है, फिर ये वाला सेम टू सेम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि सर्किल में कई सर्किल बना दिया जाएगा और ऊपर में इस तरह की आकृति अकेला पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका विकल्प यही सिर्फ सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होती है, तो बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहा है कि विषम को चुने। मैं थोड़ा सा इसे जूम भी कर दूं आपके लिए कि यदि ध्यान देंगे ना तो सब के तरफ में सभी प्रश्न में क्या है कि एरो इस गोल वाले के इस तरह से बना हुआ है, लेकिन ये अच्छा यहाँ पर जो टाइपिंग है उन्होंने टाइपिस्ट है उन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया है। विकल्प सी में जो था वो इस प्रकार से था, मैं बता देता हूँ ऐसा है। अब ये एरो इस तरह से था, इस तरह से, तो सी उत्तर हो रहा था। अब बाकी में क्या था कि ये यदि गोल है तो ये इस तरह से सभी में, चाहे अब ये हेड जो है जिस तरफ भी रहे। विकल्प सी में ऐसा ही था कि एरो उल्टा था। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिस्ट थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं जिस कारण से ऐसा हो गया है। तो आइए 46 का विकल्प सी सही था जो सेट मेरे पास था उसमें से, और अंतर जो था मैंने आपको बता दिया। 47 पर मुंगेर जिला से किस जिला की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। भागलपुर तो लगती है पूरब में, जमुई दक्षिण में लगती है, मधेपुरा उत्तर में नहीं लगती है क्योंकि वह सहरसा के उधर हो जाता है, और लखीसराय पश्चिम में लगती है। तो मधेपुरा जो है ना वो आपका पूर्णिया, कटिहार, सहरसा इन सारे जिलाओं से घिरा हुआ है, तो इसका संबंध नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में खगड़िया भी आ जाएगा। तो मधेपुरा हो जाएगा उत्तर आपका सही। 48 हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है। तो पोरबंदर गुजरात में है और सिलचर असम में है। पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है गुजरात से असम तक जाती है, तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो मरणोपरांत भारत रत्न जो है यह कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। यह भी करंट से रिलेटेड प्रश्न हो जाता है आपका। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। लगता है कि ये तो आप लोग याद किए ही होंगे, आसान प्रश्न है। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रश्न भारी नहीं है। अनुच्छेद 21 भी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारी नहीं है क्योंकि मौलिक अधिकार तो प्रारंभिक परीक्षा से भी पहले के विद्यार्थी को याद हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर एग्जाम को फेस करना, क्वेश्चन को देखना एक अलग प्रेशर होता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 51 पर। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि ट्रिकी जीएस की मैं फिर से यहाँ पर बात करूँ, बीच बीच में ध्यान से हट जाता है, तो एक ट्रिक है मौलिक अधिकार के लिए बहुत ही अच्छा। यहाँ पर जो 21 के लिए है, वाह दोस्त 19 से लेकर के 22 तक है आपका समता, स्वतंत्र, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो 19 से लेकर के 22 तक, तो 19 से लेकर के 22 तक के लिए ट्रिक है इस प्रकार से। वाह दोस्त प्राण देकर नजरबंद कर लिया। तो प्राण देकर मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, प्राण और दैहिक अधिकार की बात की गई है। नजरबंद किया गया, अनुच्छेद 22 आ जाएगा, तो नज़रबंदी के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। तो ट्रिकी जीएस इसीलिए मैं कहता हूँ छोटी पुस्तक है, रखना चाहिए सभी लोगों को, उसे ज़रूर खरीद लीजिए। ऑनलाइन भी मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 हमारा कह रहा है पहाड़ों पर जल उबलता है। तो पहाड़ों पर जो जल उबलेगा वह समुद्र तल से कम ताप पर जल जो है उबलने लगेगा। उसके बाद है आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। प्रथम पुनर्जागरण जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही भारत में शुरुआत हुई थी, फिर बाद के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया,
तो प्रथम पुरुष जो है उन्हीं को कहा जाता है आधुनिक भारत का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है वह क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत, तो प्रतिस्पर्धा जो है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है डीएनए प्रबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो प्रयोग होता है लाइगेजेज एंजाइम का प्रयोग होता है। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? लाइगेजेज। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो डिमेट्रियस जो है यह शालीसुका के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 57 का कहना है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राज्यपाल, आपको सही कूट का चयन करना है। आप चारों देख लेंगे और आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ज़्यादा सटीक है। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु ये तो ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु ये भी ठीक है, विधानसभा भंग करने के लिए मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, एक मिनट में फिर से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु जो है कि ये इसकी सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं करते हैं। उसके बाद विधानसभा को भंग करने के लिए राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर भी सूचित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में किस पर्वत पर स्थित है? राज्य नहीं पूछा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किससे है? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध जो है यह बैडमिंटन से है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। उसके बाद अगला प्रश्न है त्वरित कार्य बल, RAF शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो त्वरित कार्य बल जो है ये CRPF के जो है अर्धसैनिक बल का एक हिस्सा है, त्वरित कार्य बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 61 कहता है समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो समाजवादी विचार जो है ये प्रश्न सोशियोलॉजी से लग रहा है। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? यह प्रश्न हो जाएगा निजी संपत्ति। समाजवादी विचार जो है निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न है अपनी जाति से विवाह करना क्या कहलाता है? तो अपनी जाति से विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। और अंतर जातीय विवाह का मतलब क्या होता है? अंतर जातीय विवाह का मतलब होता है एक जाति किसी दूसरी जाति से जब विवाह करता है तो इसको अंतर जातीय विवाह कहते हैं। जब सेम कास्ट विवाह करता है तो उसको अंतर विवाह कहते हैं। ये भी प्रश्न सोशियोलॉजी से ही दिख रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन है 63 कह रहा है विषम चुने तो पैर टकना, तो पैर में टकना होता है, ठीक है। सिर और पेट, सिर अलग है पेट अलग है, ठीक है। हाथ में कलाई होता है, ठीक है। और बाँह जो है बाँह के बगल में कंधा है। तो मुझे लग रहा है सिर पेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर अलग है और पेट अलग है और बाकी रिलेटेड है। पैर में टखना होता है, हाथ में कलाई है, बाँह में कंधा है। बाँह जो है इसी के कंधे से लगा हुआ ही होता है बाँह। तो ये दोनों सब साथ साथ है लेकिन पेट और सिर अलग अलग है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 हमारा क्या कहता है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहे, राजधानी कहे, जो भी कहेगा बेंगलुरु ही होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से पहले से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो मुगल काल में जो दीवाने आला या वजीर होता था वो देखता था। तो यहाँ पर दीवाने आला ऐसा नहीं है लेकिन दीवान तो है, लेकिन यही लगाना पड़ेगा। तो फिर अगला प्रश्न है 2SO2 + O2 और दोनों तरफ से अभिक्रिया हो सकता है। इस प्रकार से दिया हुआ है कि 2SO3 उष्माक्षेपी है। तो आपसे पूछा गया है कि चारों विकल्प में क्या होगा, कि दाब उच्च होगा, स्थिर होगा, या उच्च ताप और उत्प्रेरक होगा, या क्या होगा। तो उच्च, इस तरह की अभिक्रिया कराने के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, लेकिन तापमान को निम्न रखना पड़ता है, तब जा करके
ये अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनता है। यदि यहाँ रासायनिक संयोग हटा दें तो परिभाषा सही हो जाएगा, नहीं तो ये परिभाषा गलत हो जाता है। मिश्रण का मतलब रासायनिक संयोजन से नहीं है। किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में यदि आप मिलाते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, जैसे तैसे मिला देते हैं तो उसको मिश्रण कहते हैं। इसमें रासायनिक संयोग की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है, तो ये विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। लैंगरहैंस द्वीप का जो है यह किसका हिस्सा है, किसका एक अंग है, किस अंग का एक भाग है? तो ये अग्न्याशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है, जो शुगर की मात्रा को शरीर में कंट्रोल करता है, ये कहाँ पर होता है? लैंगरहैंस द्वीपिका के पास ही। ठीक है, तो ये अग्न्याशय का पार्ट है। उसके बाद थल सेना स्थल पर रहता है, नौसेना पानी में रहेगा, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न लग रहा है लेकिन बहुत आसान भी है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, तो मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है? तो मिथाइल ऑरेंज के संबंध में जो है आप लोग को पता है कि अम्लता और क्षारीयता ज्ञात करने के लिए मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है और फिनोल्फ्थेलिन का भी प्रयोग किया जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल और क्षार में पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थेलिन की यदि बात करें तो अम्ल में रंगीन रहता है, जबकि क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाएगा। लिटमस पत्र तो आप लोग को पता ही होगा कि अम्ल में लाल हो जाएगा, नीला लिटमस लाल हो जाएगा और लाल लिटमस नीला हो जाएगा क्षार में। तो यहाँ पर विकल्प ए इस प्रकार से सही हो जाएगा कि अम्ल में लाल हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज और क्षार में पीला हो जाएगा। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें? कम से कम 10% सीटें लाना जरूरी होता है। 10% का मतलब 10वां हिस्सा ही है। 10% को यदि आप देखेंगे करके 10% इस प्रकार से ये कट जाएगा, तो 1/10 को मतलब होता है 10वां हिस्सा। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर क्या हुआ? सही उत्तर हो गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ठीक है, और ये कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं? 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया था आपका MS खान ने। किसने किया था? MS खान ने। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप, मैं फिर से थोड़ा नीचे करके, हाँ आइए, तो 75 नंबर में है न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में या पंचायतों में सीट के आवंटन हेतु? तो दोनों में से किसी भी क्षेत्र में न्यायालय जो हस्तक्षेप नहीं करता है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत ने फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो ये फिर से करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके पास दिखाई दे रहा है। तो ये जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है काफ़ी पूछा गया है, जो अब से पहले कभी नहीं देखने को मिला था, खास करके मुख्य परीक्षा में यदि आते हैं। तो डेजर्ट क्लास साइक्लोन जो है यह भारत ने फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया था। LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोवर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारत GPT के नाम से। ये भी करंट से रिलेटेड प्रश्न है, भारत GPT के नाम से। अगला प्रश्न है बायोलॉजी से ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है सिस्टोल और डायस्टोल के रूप में या डायस्टोल और सिस्टोल के रूप में? इसी दोनों में आप लोग कंफ्यूजन हुए होंगे। तो सही जवाब होता है सिस्टोल और डायस्टोल के रूप में। ठीक ना, सिस्टोल और डायस्टोल के रूप में। mmHg होता है इसका क्या बोलते हैं यूनिट, इकाई, mmHg जो भी होगा, जैसे 120/80 लिखते हैं और इसको mm में बोलते हैं और इसको Hg बोलते हैं। ठीक है, mmHg। तो सिस्टोल और डायस्टोल के रूप में होता है, सिस्टोल/डायस्टोल। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जानते हैं आप लोग लीवर है और दूसरी अग्न्याशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गया?
तो अग्न्याशय। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होगा? हमेशा स्थिर रहती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा को पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? तो मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाले उपकरण को प्लैनीमीटर यानी विकल्प सी जो है प्लैनीमीटर कहते हैं। प्लैनीमीटर याद रखिएगा। अब आइए निम्न चित्र पर बात करते हैं। चित्र मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने बनाया होगा, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे निश्चित रूप से। यदि आप इसको इधर से आधा मोड़ देंगे और तब जो आकृति बनेगी, पूछ रहा है कि कैसी बनेगी, तो निश्चित ही विकल्प ए जैसी आकृति बन करके सामने आएगी। चूंकि जब आप उल्टेंगे तो बीच वाला जो है एक का मुंडी इस तरफ से हो जाएगा, दूसरे का मुंडी इस तरफ से हो जाएगा। अब बाकी साइड से दोनों जो है ओवरलैप कर जाएगा, जो विकल्प ए मैच करता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। कह रहा है कि चित्रों का सामूहिकरण। तो जैसे सिंगल सिंगल इमेज आपको दिख रहा है ये 3, तो 1 3 7 ये तीनों क्या है? सिंगल सिंगल है। उसके बाद यदि साइड से क्रॉस हुआ है तो 2 5 और 8, 2 5 और 8 ये साइड साइड से हुआ है। और एक के अंदर में जो दूसरा है वो है 4 6 और 9, एक इमेज के अंदर में दूसरा है। तो विकल्प ए आप इस प्रकार से पाएंगे कि 1 3 7 2 5 8 और 4 6 9 ये सही है। तो समूहीकरण करने के लिए कहा गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। वैसे तो इसका सही पूछिए तो मैं उत्तर सीधे सीधे नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने बनवाया है, पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है विकल्प में सी। ठीक है, अब कैसे हुआ इस बात की जानकारी मुझे नहीं है इस प्रश्न में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। कह रहा है कि पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व कितना? 4 ईयर। एगो क्या है? पिता है आपका 7 का और पुत्र है 1 का। और अभी जो वर्तमान में है पिता है 4 का और वो 1 का है पुत्र। तो करते क्या है कि इसके डिफरेंसेस से इधर गुना करेंगे तो इधर 3 से गुना हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे ऊपर वाले डिफरेंस से तो 6 से गुना हो जाएगा। तो 7 या 21 और अनुपात में 3, और ये हो जाएगा 6 चौके 24 अनुपात में 6। अब अनुपात का डिफरेंस 3 है, 3 बराबर 6। पूछा क्या है कि आयु का गुना पुत्र की आयु वर्तमान में कितना है? 6 अनुपात में है, तो 3 बराबर यदि 4 है तो 6 बराबर 8। तो यहाँ पर आपका उत्तर विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नोक्त चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं तो 2 बना, फिर इधर बनाते हैं 4 बना, बड़ा देखिए फिर से यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो ये पूरा आपका 2 पीस बना। फिर यदि आप पहले इधर से खींचेंगे लाइन को तो फिर से 2 बना 4 हुआ, और दोनों एक साथ कर देंगे तो 4, कुल मिलाकर के 8। इधर से करें 9, इधर से करें तो ये हो गया 10। और अब देखिए एगो ये 11 और एगो ये 12। तो इस प्रकार से कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 नंबर प्रश्न में कहता है कि ए पर्व की ओर, पर्व नहीं होगा पूर्व की ओर, ए क्या होगा? पूर्व की ओर, पर्व की ओर नहीं। ए पूर्व की ओर 40 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की दूरी कितनी है? तो इसको यदि आप लोग डायरेक्शन अच्छे से पढ़े होंगे मुझे लग रहा है, निकालेंगे तो ये 100 मीटर आपका सही उत्तर आ जाएगा। 88 नंबर है, आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहता है, एक आशीष है और इशारा कौन कर रहा है? विनोद कर रहा है। विनोद कहता है कि इसकी पत्नी जो आशीष है, इसकी वाइफ जो है, इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो इनकी पत्नी की पुत्री है। ठीक है, तो पत्नी की पुत्री, तो ये दामाद है तो ससुर हो गया। तो विकल्प यहाँ पर पूछा क्या है लास्ट में? तो आशीष विनोद से किस प्रकार से संबंधित है? तो दामाद हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो वस्तु को बेचने पर ना तो हानि और ना ही लाभ हो, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपया था। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य वैसे तो 4000 हो जाएगा। बनाएंगे कैसे? तो हानि आप लोग जानते हैं, दोनों में क्या है कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है।
ठीक है ना। वस्तु को बेचने पर, दोनों वस्तु को बेच दिए तो न लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो क्रय मूल्य आप लोग जानते हैं कि बराबर बराबर होता है। 15% की हानि हो रही है। देख लेना है इसको, में इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है PQRS में पेनों का बंटवारा 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/6 में करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो बांटे गए पेनों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 183। आइए चलते हैं फिर उसके आगे क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 क्या कहता है कि ये प्रश्न रीजनिंग से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज की तरह दिख रहा है तो चतुर्भुज आ गया, यहाँ पंचभुज है तो आगे षष्ठभुज होगा, ये बात तय हो गया। अब झंडे पर बात आती है, तो झंडा देख रहे हैं कि आप ये काला है तो उधर 3 त्रिभुज वाला झंडा है तो उधर चतुर्भुज से आपको इसी सामने मुंह करके सफ़ेद झंडा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आपको देखना है कि पंचभुज तो होना चाहिए और इस तरफ मुंह होना चाहिए और सफ़ेद झंडा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज नहीं, यहाँ पंचभुज है तो ये षटभुज होगा और उसके बाद झंडा सफ़ेद भी होना चाहिए और झंडे का मुंह इस तरफ भी होना चाहिए। तो विकल्प बी यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है कि भाई हम ही उत्तर है, हम ही को बताइए कि यही उत्तर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 पर क्या कहता है कि कौन द्वितीयक समूह का है। तो द्वितीयक समूह आप लोग इकोनॉमिक्स में देखे होंगे कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है, तो अस्पताल जो है यह द्वितीयक समूह में आता है। श्रेणी क्रम को पूरा करें 97, 90, 76, 55। तो अगला कौन सा होगा, तो अगला आपका 27 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि बेनिफिशियंस को CENCEIBENEF इस तरह से लिखा जाए, तो यहाँ पर देखेंगे BE को यहाँ पर निकाल करके इधर कर दिया गया, तो कुछ वर्ड को आगे पीछे अरेंज किया गया। आप लोग देख लेंगे कि जिस प्रकार से इसको आगे पीछे करके अरेंज किया गया उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, VABLEICONCE, ये वाला उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। 95 नंबर है पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। तो आप लोग इस बात को खूब अच्छे से जानते होंगे कि पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है। तो इसका जो मैंने उत्तर निकाल करके देखा तो इसका आता है 1.05 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है। उसके बाद अगला 97 है AZ, CX और FU। AZ देख रहे हैं कि उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा का मतलब है तो दोनों का योग यदि 27 होता है तो उसको उल्टा पुल्टा बोला जाता है। Z लास्ट लेटर है, इधर से फर्स्ट लेटर है, इधर से तीसरा है तो उधर से तीसरा है। तो इस प्रकार से क्रम में है, तो 1, 3, 6 इस प्रकार से हुआ है। तो अगला कौन सा हो जाएगा, तो अगला 9 हो जाएगा। तो J और Q आपका विकल्प ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो गया। J 10 होता है, Q 17, 10 और 17 मिलकर के 27। यदि J और R देखेंगे तो 18 है और J 10 है तो 28 हो जाता है। ये RT 20 और 18 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये RJ और JR दोनों मिलकर के तो 28 ही हो रहा है, तो आपका विकल्प ए सही है। उसके बाद DTEUGWJZ ये सब आप लोग खुद ही जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा NC। और अगला है रीजनिंग ही है, लगातार रीजनिंग है, तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाता है विकल्प ए। और संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है। संगम साहित्य में मूवेंदार जो है कौन 3 राज्य का वर्णन है, तो चोल, चेर और पांड्य। विकल्प ए जो है ये तीनों राज्य का वर्णन है। कहाँ पर, संगम साहित्य, क्या नाम है, मूवेंदार, उसमें चोल, चेर और पांड्य तीनों का वर्णन है। यहाँ पर यदि कटअफ की बात लास्ट में मैं बता दूं आपको कि मेरे अनुसार से जनरल के लिए जो मुख्य परीक्षा का कटअफ होगा वह 78 मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी जनरल कैंडिडेट को 78 मार्क्स मुख्य परीक्षा में है तो मैं समझता हूं कि आप 100% सुरक्षित हैं। और संभावना है, एक्यूरेट तो मैं कभी नहीं बता सकता क्योंकि यह हमारे गेस किया हुआ है, उम्मीद है कि इतना हो सकता है, कम बेस भी हो सकता है, लेकिन मैंने दिया 78। तो आप यदि इतना है तो आप निश्चित रूप से
आगे की तैयारी करें, और यदि ना भी है तब भी तैयारी करें, क्योंकि यह अंतिम एग्जाम तो आप नहीं दे रहे हैं कि इसके बाद नहीं कभी देना है, तो तैयारी अभी करें। कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो इतना ही रहेगा, कम भी हो सकता है, तो हो कुछ भी सकता है, तो इसके इंतज़ार में आप तैयारी नहीं छोड़ें। बिल्कुल कम समय मिलेगा आपको, तैयारी करते रहना है फिजिकल के लिए, जो आगे भी आपका परीक्षा देने हैं। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।